अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस हवाले से एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अभी ये रिसेंटली पटिशन फाइल की गई, अब इसकी समाअत जारी है, फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने अपने थोड़ी देर पहले आज के कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान ये कह दिया है कि ये बेंच गलत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इस बेंच को हम नहीं मानते। और उन्होंने क्लियर कह दिया कि इसके फैसले को हम नहीं मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह 14 मई का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं, उन्होंने कहा कि ये फैसला नहीं माना गया, पूरी कौम ने देखा, और अब भी ये फैसला नहीं माना जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट के खिलाफ ये फैसला दिया। अब गवर्नमेंट की ख्वाहिश क्या है? वो कहते हैं कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस थे या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका ट्रायल मिलिट्री एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, जबकि पीटीआई ऐसा नहीं चाहती। राना सनाउल्लाह ने बहुत क्लियर कह दिया कि हम उससे खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 14 मई के फैसले का हाल हुआ वही हाल इस फैसले का हो जो 7 रुकनी बेंच करने जा रहा है। हम सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान क्या कहा वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बजिद है और फैसले करने को तैयार है। सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कल बेंच में शामिल सीनियर तरीन जज ने कहा कि मैं इस अदालत को नहीं मानता। अगर मैं ये बात कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊं। पटिशन दायर करने से पहले 2 सीनियर वकला चेयरमैन पीटीआई से मिले और चेयरमैन पीटीआई के बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईनी मौक़िफ़ अपनाया तो 2 सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। वो 2 सीनियर वकला जो उम्र के उस हिस्से में हैं जिनकी जिस्मानी व जहनी हालत दुरुस्त नहीं। अब मुझे लगता है कि वो दोनों वकला अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, वो दोनों वकला अपना जनाजा ही खराब कर रहे हैं। वजीर दाखिला का कहना था कि अदलिया के फैसलों की ताकत गैर जानबदारी, शफाफियत और इंसाफ में है। पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल ना हो सका और अब वो तरीक का हिस्सा है। ये बात भी तरीक का हिस्सा है कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस ने फुल बेंच की इस्तदा की। इस पार्लियामेंट ने भी फुल बेंच की बात की लेकिन नहीं मानी गई। सब ने हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस को कहा इलेक्शन मामले पर लार्जर बेंच बना दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच की बजाय 3 रुकनी बेंच का फैसला सादर किया। फिर इस फैसले पर क्या हुआ सब ने देखा। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला हुआ, लेकिन अफसोस 14 मई को पंजाब के इलेक्शन पर अमल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल होना चाहिए, मगर मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले कराए जाएंगे तो इसमें कुव्वत नहीं होती। अदलिया के फैसलों की ताकत शफाफियत में है। 7 से 3 रुकनी बेंच के फैसलों को मुसल्लत करने की कोशिश की गई, मगर नतीजा सामने है। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस बेंच बना दें तो कोई जज को माइनस नहीं कर सकता। कल फौरी तौर पर जजों को माइनस करके नया बेंच बना दिया गया। इसमें क्या जल्दी है, क्या बात है, कौम को समझ आ रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे बहरान से ना निकलने की एक वजह अदालतें और जज साहबान का इंसाफ ना करना है। अदालतें या जजेस इन लॉस का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ का मामला है, कहीं सन इन लॉ का मामला है। जो बेंच फैसले करने जा रहा है इसके नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत नहीं। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बजीद है और फैसले करने को तैयार है। सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। अंदेशा है ऐसी बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। उनका कहना था कि आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर उसे कालादम करार दे दें। जो आर्मी तनसीबात पर हमलावर होगा तो उसका ट्रायल ट्रैफिक लॉ नहीं आर्मी एक्ट के तहत होगा। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के जरिए होगा। क्या इन लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं जिन्होंने शोहदा की बेहरुमती की? लेफ्टिनेंट अरसलान शहीद की बहनों और मां का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं? मेजर इसा की बेवा और 6 माह की बच्ची का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं? क्या सिर्फ इन लोगों का हक है जो साजिश और मनसूबाबंदी करें? अब यहाँ राना सनाउल्लाह साहब की सारी तकरीर को डिस्कस करने के बाद यही बात समझ आती है कि वो जो 7 रुकनी बेंच बनाया गया है इस
ایشو کے اوپر کہ کیا سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو رانا ثناء اللہ نے واضح کہہ دیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا۔ انہوں نے یہ بات کلیئر کہہ دی کہ جس طرح 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے کو نہیں مانا گیا، ہم اس طرح یہ فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ چونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک سویلینس اور عام لوگ ہیں، اور ان کا ٹرائل بھی عام کورٹس میں ہونا چاہیے، نہ کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ بہرحال اس حوالے سے ایک لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا مختصر سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ لوگ پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، بغاوت کرنے کی کوشش ہے، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کیا، فوج کے خلاف سازش کی، تو اس طرح کے لوگوں کا ٹرائل ملٹری ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی، ہم عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔